अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से मुताल्लिक ये तासुर था कि हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान में ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की बात मानने वाले हैं। बात आगे बढ़ रही है, चौधरी बरादरान फ़ाल हैं और आज चौधरी परवेज़ इलाही ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये भी बताया कि वजीर आजम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मान गए हैं, मगर अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती टीम को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, अब आओ तो इस्तीफा लेकर आओ। कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, कोई हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। बेमानी आनियां जानियां नहीं होनी चाहिए। आओ तो इस्तीफा साथ लेकर आओ और इख्तिदार के अवाम को छोड़ने का ऐलान करके आओ। इस्तीफा दो, हुकूमत का घर छोड़ो, अवाम के पास वापस जाओ। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तुम बंद दरवाजे में हो, बंद गली में हो, आपने फैसला करना है कि इस बंद गली में तुमने सांस देनी है या आपने इस बंद गली से आकर कौम को उसका हक देना। तासुर ये था कि मौलाना फजलुर रहमान बंद गली में है, मगर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हुकूमत बंद गली में है, अब मेरे पास आओ तो इस्तीफा लेकर आओ। बड़ा ऐलान किया है, मगर अचानक हुआ क्या है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम रुकन चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से बात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बातचीत पर कल हुकूमती कमेटी को ब्रीफ किया है, मामलात में रुकावट बनने वाली चीज़ों से भी आगाह किया है। उन्होंने बताया कि हल्के खुलवाने हैं तो उसके लिए वज़ीर आज़म जुडिशल कमीशन पर भी इत्तफाक कर रहे हैं। हमने उनको ये बावर कराया, देखें अभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन का जो नतीजा है उसका अपने फोरम है, इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो बाकी जो डिमांड्स हैं आपकी जिसमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप और स्ट्रेंथन कर लें। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी चाहते हैं कि इसको जितना मजबूत करें बेहतर है। या फिर अगर आपने कोई हल्के खुलवाने हैं तो जुडिशल कमीशन पे भी वो एग्री कर रहे हैं। तो आज सारी प्राइम मिनिस्टर साहब जुडिशल कमीशन पे एग्री कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है। तो बल्कि वो बात कमेटी के आगे भी रखी गई, तो उन्होंने नैयर बुखारी साहब ने कहा नहीं जी हम एग्री नहीं करते जुडिशल कमीशन, आप उसकी बजाय जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसको क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते। इस पे भी वो एग्री करते हैं कि ठीक है पार्लियामेंट की कमेटी में, बल्कि तो उन्होंने कहा कि TOR असद कैसर साहब को कि इनके साथ मिल के बनाएं। ये सब हुआ, मगर अब से कुछ देर पहले मौलाना ने यह ऐलान कर दिया कि अब मुज़ाकराती टीम ना आए तो इस्तीफा लेकर आए, क्योंकि हुकूमत बंद गली में है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, परवेज़ इलाही साहब आपके प्रोग्राम में कह रहे थे और बड़े इत्मीनान में लग रहे थे कि वज़ीर आज़म जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमीशन, TOR साथ बनाने सबके लिए मान गए। मौलाना आज गुस्से में नजर आए और कहा आओ तो इस्तीफा लेकर आना। ये क्या हुआ है अचानक? देखिए अचानक तो नहीं हुआ, ये 2-3 दिन से हो रहा है। और इसमें जो आप अगर गौर से सुने जो परवेज़ इलाही साहब की मेरे साथ गुफ्तगू है, तो उसमें उन्होंने कुछ मुश्किलात का भी जिक्र किया है। यानी कि जो हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें उन्होंने कहा है कि जो इसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ मुश्किलात हैं, हमने उस पर भी बात की है। तो वो जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसमें कुछ हुकूमत के वुज़रा, कुछ एडवाइजर्स जो हैं वो बाज नहीं आ रहे और वो ऐसे बयानात देते हैं कि जिससे जो हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है या परवेज़ इलाही साहब है उनके लिए मसला पैदा होता है। तो उस पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की और उन्होंने जो मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब उनको भी ब्रीफ किया। और कुछ वुज़रा ने जो कल बयानात दिए और आज भी बयान दिए, एक वज़ीर साहब जो हैं वो मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं और उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान पर वो काफ़ी तंज वगैरह कर रहे थे, नूरुल्लाह कादरी साहब जो हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उस पर परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज़ खटक साहब को
तो जितने दिन मैं बातचीत कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे आप बैकअप सपोर्ट तो देना, क्योंकि परवेज लाई साहब जो हैं वो पहले जब उनका नाम इस टीम में शामिल किया गया था तो वो पहली मीटिंग में नहीं आए थे और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनको जब बहुत ज्यादा इसरार किया गया वजीर आजम की तरफ से और वजीर आजम की कुछ खैरख्वाहों की तरफ से, तो वो उसमें बहुत रिलक्टेंटली आए और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई। आज भी जो मौलाना ने कंटेनर से जो बात की है तो उसमें उन्होंने मुज़ाकराती टीम की बात की है। परवेज लाई साहब जो हैं वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन खुद परवेज लाई साहब का ये ख्याल है और उनके करीबी साथियों का ये ख्याल है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को कुछ वज़रा नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं और वो इस तरह नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान को एक्सक्यूज मिल जाता है, उनको बहाना मिल जाता है कि देखें वो आपके जो साथी हैं वो तो कोई और बातें कर रहे हैं और आप कोई और बात कर रहे हैं। आप जिस लबो लहजे में कल नूरुल्लाह कादरी साहब ने गुफ्तगू की थी तो वो बहुत ही गैर मुनासिब थी, क्योंकि वो वजीर मजहबी अमूर हैं और वजीर मजहबी अमूर की हैसियत से उनको कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिसका उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका इजहार किया। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ और भी वज़रा के हवाले से बात की है परवेज लाई साहब से। तो परवेज लाई साहब अब बात करेंगे जाके उनके साथ, वज़ीर आज़म के साथ भी, परवेज खटक साहब के साथ भी, और आज भी उनकी मुलाकात हुई है। आज भी उनकी एक मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ और मुझे अब थोड़ी देर पहले पता चला है कि इस मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के बाद जो है उनका वो राब्ता करेंगे उनके साथ और वो अभी तक पुरुमीद है परवेज लाई साहब कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो बातचीत दोबारा शुरू करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उनको भी इस मसले का सामना है कि हुकूमत के कुछ वज़रा जो हैं वो इस वक्त उनको हेल्प आउट करने की बजाय उनका काम मुश्किल बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि कुछ हुकूमती वज़रा की वजह से और उनके बयानात की वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने ये टफ लाइन ली है, ये सख्त लाइन एक दफ़ा फिर ले ली है कि अब अगर हुकूमती मुज़ाकराती टीम आए तो इस्तीफ़ा लेकर आए, वरना परवेज लाई साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ही बता रहे थे कि इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमीशन और उसके TORs सबके लिए मान गए हैं। बात आगे बढ़ती नजर आ रही थी, मगर परवेज इलाही का भी ये ख्याल है कि कुछ हुकूमती वज़रा जो बयान देते हैं उन बयानात की वजह से मामलात ख़राब हो जाते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान, जिनके बारे में तासुर था कि वो बंदगली में हैं, अब भी तासुर है कि बंदगली में हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत बंदगली में है और अब आए तो इस्तीफ़ा लेकर आए। हुकूमती वज़रा खुद हुकूमत के लिए अपने बयानात के ज़रिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और ये सिर्फ इस केस में नहीं हो रहा है, क्योंकि एक और वजीर ने एक बयान दिया है, फिर से डील की बातें होने लगी हैं और ये बातें कोई और नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ही टीम के एक रुकन की तरफ से की गई हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का बीमार होना, जेल से अस्पताल जाना और फिर अस्पताल से घर आना डील का नतीजा है। मगर ये कहकर वफाकी वजीर ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है। अपने ही वजीर आज़म इमरान खान पर नवाज शरीफ के साथ डील का इल्ज़ाम लगा दिया है। साथ ही ये सवाल भी उठा दिया है कि नवाज शरीफ तो जेल में थे, मुमकिन तौर पर उन्हें डील की ज़रूरत हो भी सकती है क्योंकि जेल से रिहा होना, उनकी तबीयत के मामलात होना, मगर खुद वजीर आज़म इमरान खान को डील की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने डील क्यों की? उन्हें जेल में मौजूद नवाज शरीफ से क्या खतरा था, या जेल में मौजूद नवाज शरीफ से डील करके वजीर आज़म इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा? और अगर डील की तो डील के नतीजे में वजीर आज़म इमरान खान को क्या मिला? और ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि डील यकतरफा तौर पर हो या फिर डील का फ़ायदा किसी एक पार्टी को हो। वफाकी वजीर का दावा है कि नवाज शरीफ की बीमारी, उनका अस्पताल आना और फिर घर जाना डील का नतीजा है और उन्होंने मार्च में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी डील का नतीजा है। साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को भी जाली करार दिया कि वो मैनिपुलेटेड हो सकती है। तो क्या हुकूमत ने डील के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की, फिर उन जाली रिपोर्ट्स को अदालतों में पेश किया? डील के लिए अदालत को हुकूमत ने क्या गुमराह किया? अदालत में क्या हुकूमत ने गलत बयानी की और फिर अदालत से झूठ बोलकर नवाज शरीफ की जमानत की राह इमरान खान की हुकूमत ने हमवार की? फिर क्या नैब ने नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से जो कुछ कहा वो सब झूठ था? क्या पंजाब की वजीर सेहत ने जो कहा वो भी झूठ था? वजीर आज़म इमरान खान ने जो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर को नवाज शरीफ की सेहत के लिए अस्पताल भेजा वो भी झूठ था, वो भी डील की राह हमवार करने के लिए था। कराची से जो डॉक्टर ताहिर शमसी आए उन्होंने भी जो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कहा
वो भी डील के लिए था? क्या सब कुछ झूठ बोल रहे थे? क्या सब डील का हिस्सा था? खुद पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की बीमारी पर तशवीश का इजहार किया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर आज़म इमरान खान की जमात की पंजाब हुकूमत की वजीर है, ना कि नवाज शरीफ की वजीर है, ना कि नवाज शरीफ की नून लीग की पंजाब हुकूमत की वजीर है। जिन अस्पतालों में नवाज शरीफ के टेस्ट करवाए गए वो भी पंजाब हुकूमत के मातहत है। मेडिकल बोर्ड जिसने नवाज शरीफ की सेहत को बहुत खराब करार दिया वो भी पंजाब हुकूमत ने बनाया। नवाज शरीफ को दाखिल भी पंजाब हुकूमत के सरकारी अस्पताल में किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक और रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहा, सुनिए। पीर की रात जब ये तशरीफ लेके आए और जो टेस्ट हुआ उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं, और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुंचे हुए थे। तो उनको प्लेटलेट्स दिए गए और कल उनको 3 प्लेटलेट्स मेगा यूनिट्स उनको पहले मिले, जिससे उनकी 25,000 हुई, और फिर उनको 2 रात को भी लगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विच वर गिवन व 5 यूनिट्स। और फिर कल आज के दिन उनकी सुबह जो टेस्ट हुआ उसके अंदर उनके, बल्कि दोपहर में जो रिपोर्ट आई उसमें 7,500 उनके प्लेटलेट काउंट है। कल रात 25,000 हो गया था और आज 7,500 था। अब दोबारा उनको प्लेटलेट्स लगे हैं और उनके जो प्लेटलेट्स हैं इस वक्त हमने उनको ऑलरेडी 2 मेगा यूनिट्स पहले दे दिए थे, अभी तीसरी उनकी शुरू हुई हुई है। क्या ये सब जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था, मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था, जिसका इल्जाम खुद वफाकी वजीर गुलाम सरवर लगा रहे हैं? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गलत बयानी कर रही थी? खुद वजीर आज़म इमरान खान ने 24 अक्टूबर को ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मैं सिद्क़ दिल से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उन्हें इलाज और मुआलजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दे चुका हूँ। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर भी सर्विसेज अस्पताल आए और उन्होंने नवाज शरीफ की हालत का जायजा लिया। तो क्या ये सब हुकूमत ने डील के लिए किया और ड्रामा किया? जैसा कि सरवर कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो मैनिपुलेटेड हो सकती हैं और नून लीग का मार्च में शिरकत ना करना भी डील का हिस्सा है, और नवाज शरीफ का इस वक्त घर जाना भी डील का हिस्सा है। जो उनकी सेहत खराब है वो रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। यही नहीं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वजीर आजम ने उन्हें नवाज शरीफ के इलाज की खुसूसी हिदायत जारी की हैं। तो क्या गवर्नर पंजाब को भी इस डील का हिस्सा बनाया गया? नवाज शरीफ का इलाज करवाने वाले मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो उनके इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में नहीं हो सकते। क्या प्रोफेशनल्स भी हुकूमत के साथ इस डील का हिस्सा बन रहे थे? देखिए, उनकी तशखीस हुई है तो हम उनका इलाज कर रहे हैं। तशखीस उनकी हम मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं। उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, उसी का उनका इलाज हो रहा है। उसी की वजह से जो ग्रेजुअली उनकी हालत में बेहतरी आई है। अब ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा की बहुत सारी वजूहात होती हैं कि ये क्यों बन जाता है। उसके लिए उनको कुछ मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है, जो कि कुछ उस सिलसिले में हमने पाकिस्तान में करवा लिया, कुछ शायद जो है ना हमें उनको बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन जो उनका ख़ास हमें जेनेटिक टेस्ट चाहिए वो शायद मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब क्या नवाज शरीफ का इलाज करने वाले नामवर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल डॉक्टर्स डील का हिस्सा हैं? वफाकी वजीर गुलाम सरवर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर जालसाजी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर सबसे बढ़कर वफाकी वजीर ने सबसे संगीन इल्ज़ाम वजीर आज़म इमरान खान पर लगा दिया है, क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान बार बार कहते रहे हैं कि वो कोई डील नहीं करेंगे, वो NRO नहीं देंगे, मगर बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि अगर उन्होंने डील की तो वो मुल्क से, अवाम से गद्दारी करेंगे। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई NRO नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ, जो मर्जी आपने करना आप कर लें। कान खोल के सुन लें कि NRO नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके ये जो चाहते हैं मैं NRO नहीं इनको दे रहा। जो मर्जी आपने करना करें, जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने। मैं अगर इनको NRO दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा।
तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान फिर भी उनके अपने वज़ीर गुलाम सरवर के इल्ज़ाम के मुताबिक डील कर चुके हैं और उनका अपना फ़ायदा इस डील में क्या है? फिर अगर डील की कोशिश हो भी रही है, इस हवाले से काम हो भी रहा है, तो अब तक जो कुछ भी हुआ है वो अगर डील के नतीजे में हुआ है तो फिर अब भी फैसला हुकूमत के हाथ में है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म का नाम ECL में है और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले काबीना के इजलास में नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी थी। 18 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान ने हल्फ लिया, 20 अगस्त को काबीना बनी और 20 अगस्त को ही नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया और अभी भी है, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते और इसी ECL से नाम हुकूमत ही निकाल सकती है। डील की बातें किस हद तक दुरुस्त हैं? क्या इतने सारे किरदार जो हमने बताए वो क्या सारे डील में मुलव्विस हैं? और क्या अदालतों से भी झूठ बोला और हुकूमत इसमें मुलव्विस है? वज़ीर आज़म इमरान खान मुलव्विस हैं, उनके अपने वज़ीर गुलाम सरवर ने खुद वज़ीर आज़म के हवाले से सवालात उठा दिए हैं। क्या सदाकत है इन बातों में? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी काबीना के वज़ीर गुलाम सरवर साहब ने ये बात कर दी है कि नवाज शरीफ का रिहा होना, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड हो सकती हैं, ये डील है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को इलाज की सहूलत मिलना और अगर वो मुल्क से बाहर जाके इलाज कराएं, जैसा कि डॉक्टरों ने कहा है, उनका हक है ये सब कुछ, मगर गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि ये डील है, ये मैनिपुलेटेड हैं, हर लेवल पर डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। ये खुद अपनी हुकूमत के हवाले से भी नहीं सवाल उठा रहे जो गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं। देखिए, पहले तो इमरान खान साहब को खुद अपने वज़ीर की बात का जवाब देना चाहिए या नोटिस लेना चाहिए। वो बार बार कहते रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो अगर ये डील है तो गोया उन्होंने एक यू टर्न और ले लिया है और NRO दे दिया है। तो जहाँ तक सरवर खान साहब का ताल्लुक़ है, वो एक यानी अपना एक मशकूक सियासी पस मंज़र रखते हैं। किसी एक जमात के साथ उनकी वाबस्तगी मुस्तकिल नहीं रही और वो बार बार जमातें बदलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है मेरा ख्याल उसका नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि अदालतों में भी बार बार ये बात हुई है कि जो फैसले वो कर रही हैं वो कानून के मुताबिक कर रही हैं और उनको किसी डील से वाबस्ता न किया जाए और किसी सियासी मामले का हिस्सा न समझा जाए। तो उन्होंने ये बात करके अपनी हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल पैदा की है और अदालती मामलात जो हैं उनमें भी बेजा मदाखलत की है। तो इसका जवाब उनसे लेना चाहिए ताकि फिर वो अपनी सफाई पेश कर सकें और या दलाइल पेश कर सकें। मतलब अब ज़ाहिर है अदालतों के आगे तो मेडिकल रिपोर्ट्स रखी गई जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो मैनिपुलेटेड हो सकती है। तो एक और सवाल है कि अदालत के आगे क्या मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स रखी गई जो उनका इल्ज़ाम है? आप समझते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या फ़ायदा इस सब में? नवाज शरीफ का फ़ायदा समझ में आता है, वो रिहा हो जाए, मुल्क से चले जाए, मरियम नवाज बाहर हो, अगर कोई डील है। इमरान खान का क्या फ़ायदा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में जो गुजरी और नैब की हिरासत में जिस तरह उनकी बीमारी की खबरें आईं, उससे हुकूमत के हाथ पांव फूले और रद्द अमल बहुत शदीद था। और अगर यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कोई नुकसान पहुंच जाता तो हुकूमत के लिए मामलात को संभालना जो है वो आसान ना होता। अब भी अगर हुकूमत ये समझ सकती है या इमरान खान साहब ये समझ सकते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएं तो उनके जो हामी हैं और उनके जो मद्दा हैं, जो उनके खोलते हुए जज्बात हैं, वो कुछ सर्द होंगे और वो यानी किसी बड़ी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे और उनके जो जज्बात जो हैं उनको खोलते हुए जज्बात को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा किसी बड़े हंगामे को उठाने में। तो ये फ़ायदा हो सकता है और इस तरह से एक जो टेम्परेचर है वो सर्द हो सकता है। मौसम भी सर्द हो रहा है तो सियासत भी सर्द हो सकती है। बहुत शुक्रिया। शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सिर्फ गुलाम सरवर साहब ही नहीं, तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है मुख्तलिफ वज़रा के बयानात पर सवाल उठते हैं कि वो गैर संजीदा बयानात दे देते हैं। ऐसे ही एक और वज़ीर की बात करेंगे ब्रेक के बाद। पंजाब के शहर लाहौर में इमरजेंसी की सूरत हाल है। स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, कारोबार सुस्त पड़ा है, लोग घरों में महसूर हैं, बीमारियों में इजाफा हो रहा है, सांस लेने तक में दिक्कत है और यह सब कुछ फिजा में मौजूद आलूदगी की वजह से हो रहा है।
शहरियों को घर से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से मना किया गया है। वो फ़िज़ाई आलूदगी जो माहौलियात से जुड़ी है, और माहौलियात वो शोबा है जो वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल है। वो कहते हैं कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में स्मोक के बाइस शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है और लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही है। सूबे के वजीर आला से लेकर वजीर तालीम तक सब परेशान हैं, इकदाम ले रहे हैं, अवाम को खतरा से आगाह कर रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों लाहौर में फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी एक ख़तरनाक सतह तक पहुँचने की वजह से कुछ तालिब इल्मों ने मामले की संगीनी को देखकर अदालत तक से रुजू कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ख़तरनाक सतह पर पहुँच गया था। रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यानी बुध को लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम सतह से बढ़कर 500 से ज़ायद सतह तक पहुंच गया था। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 300 के दरमियान पर पहुंच जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो इसे ख़तरनाक सतह तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से दिल और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। मगर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस सतह से भी बहुत ज़्यादा है, 500 से ज़ायद की सतह पर आ गया था। 1 नवंबर को भी रोजनामा डॉन में रिपोर्ट शाया हुई जिसमें ऐसे इदाद शुमार बताए गए। और इस रिपोर्ट से एक दिन पहले 31 अक्टूबर को वजीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स से मुतालिक ट्विटर पर बयान जारी किया कि एक कंपनी ने जानबूझकर ये सनसनी फैलाई है। ये कंपनी रश के वक्त एयर क्वालिटी का जायजा लेती है और फिर उसे शाया करती है, और ये कंपनी चाहती है कि हम उनका साजो सामान खरीदें। ये जो आजकल 23 तारीख से एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है बहुत सारे चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर, और लोगों में बड़ा पैनिक फैला हुआ है कि लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के अंदर आ गया। ये मैं बिल्कुल इस न्यूज़ को फेक समझती हूँ, ये ऑथेंटिक डेटा नहीं है। मुझे उसका सोर्स बताया जाए कि ये ऑथेंटिक डेटा कहाँ से उन्होंने लिया है। देखिए, ये एक कंपनी ये मुसलसल 2 साल से कोशिश कर रही है। इन्होंने ये एक सनसनी फैलाई है। वो जानबूझ के जाते हैं और अपने उन्होंने कोई मोबाइल के ज़रिए जो है वो हैंड टूल के ज़रिए जाके वो नापना शुरू कर देते हैं। और जिस वक्त सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं या कॉलेजेस को छुट्टी होती हैं या डेंस किस्म की ट्रैफिक होती है, उस टाइम वो जाके डेटा ले लेते हैं और जाके लाहौर में कह देते हैं कि जी ये एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह ये है कि वो कंपनी चाहती है कि किसी तरीके से उनका जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल किया जाए, और वो इसलिए इस तरीके से जो है वो सनसनी फैला रहे हैं। तो इस तरह की बातों के ऊपर आप बिल्कुल जो है वो ध्यान न दें। ये ऑथेंटिक डेटा नहीं है। लाहौर बिल्कुल भी दुनिया के गंदे तरीन शहरों में नहीं है, आलूदा तरीन शहरों में नहीं है। ताजगुल साहिबा की बात दुरुस्त भी है। तो ऐसी जो पैमाइश है वो वैसे भी वर्स्ट केस सिनेरियो में की जाती है। जब रश ज़्यादा होगा तो एयर क्वालिटी क्या है, अगर शहर में ये देखना हो कि शहर में सड़कों की ज़रूरत है या नहीं, तो अगर आप इतवार को छुट्टी के दिन जाके ये पैमाना करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शहर में सड़कों तो बहुत हैं, शहर में असल में गाड़ियों की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर रश आर में देखा जाता है कि कितनी सड़कों की ज़रूरत है। ज़रताज गुल साहिबा लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स से मुतालिक खबरों की कुछ ज़ाती मफाद से जोड़ रही हैं, कह रही हैं रश आर में किया जाता है, खबरों को बेबुनियाद करार दे रही हैं। लेकिन क्या इस कंपनी में अमरीका लाहौर का कौंसिल खाना भी शामिल है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीका के लाहौर के कौंसिल खाने ने भी ट्वीट किया और अलर्ट किया। उस वक्त कहा कि लाहौर के अमरीकी कौंसलेट जनरल के एयर क्वालिटी इंडेक्स ने शहर में आलूदगी की सतह को 500 के करीब रिकॉर्ड किया है, जबकि दीगर इंडेक्स इससे भी ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही अमरीका के लाहौर के कौंसलेट ने एक और ट्वीट किया और हिदायत की कि घर पर रहने के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, अपने घर के अंदर या करीब कुछ मत जलाएं, अगर मुमकिन है तो उस वक्त तक सफ़र भी मत करें जब तक कि आलूदगी की सतह कम नहीं हो जाती। क्या वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल को अमरीका के लाहौर के कौंसलेट का बयान भी ज़ाती मफाद नज़र आता है? ये पहला सवाल है। और दूसरा मामला ये है कि वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली का कहना है कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल नहीं है। कोई एक हवाला दे दें, वो ये कह रही हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि लाहौर अपनी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हमेशा रडार पर रहा है। 2018 की एयर विजुअल की रिपोर्ट में लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल था। और ये रिपोर्ट बरतानिया के 2 सहाफ़ती इदारों, मोतबर सहाफ़ती इदारों यानी BBC और दी गार्जियन ने भी शेयर की है। और अगर वाकई वज़ीर मुमलिकत समझती हैं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इक़दाम क्यों ले रहे हैं? स्कूल क्यों बंद है? वज़ीर तालीम हिफाजती तदाबीर के पैगामात क्यों दे रहे हैं? अमरीका का लाहौर का काउंसलेट क्या झूठ बोल रहा है? ये वो सवालात हैं जो गौर तलब है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब वज़ीर मुमलिकत की तरफ से माहौलियात को लेकर गैर संजीदा बयानात सामने आ रहे हैं। रवां साल जब पंजाब में बारिशें हुई तो वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने उसका क्रेडिट भी वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दिया और कहा कि जब नेक हुक्मरान आते हैं तो अल्लाह ताला उनके सदके बारिशें करवा देता है।
अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। उनके इस बयान पर सब हैरान हुए, उनसे टॉक शोज में सवाल करने लगे, मगर वो अपनी बात का दिफा करती रही। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि बारिशें और ज़्यादा हो गई, फसलें तबाह होने लगी। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से ट्वीट किया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिश और जालाबारी से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। अवामुन्नास से अपील है कि अल्लाह ताला के हुजूर बारिश के थमने और किसान की फलाह के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। यानी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बारिशें रुकवाने के लिए दुआ की अपील कर रहे थे और वज़ीर माहौलियात इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म को दे रही थी। और साइंसदान हैरान हो रहे थे और जो इन मामलात को समझते हैं वो भी हैरान हो रहे थे। ऐसे बयानात का सिलसिला अब तक जारी है। इससे कुछ और हो ना हो, वज़ीर आज़म का विजन ज़रूर मुतासिर हो सकता है, क्योंकि माहौलियात उनकी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। वज़ीर आज़म तकरीरें करते रहे हैं, अब भी करते हैं, माहौलियाती समिट से खिताब करते हैं, लोगों से उन्हें पजीराई भी मिलती है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली से सिर्फ हमारा नहीं पूरी दुनिया का मुस्तकबिल जुड़ा है। पूरी दुनिया इस मामले को लेकर संजीदा है। लेकिन वज़ीर आज़म ने जिस वज़ीर को इस अहम वजारत का कलमदान सौंपा है, वो अमली इक़दामात कम और गैर संजीदा और कम इल्मी पर मबनी बयानात ज़्यादा देती हैं, बार बार देती हैं, जिससे नुकसान किसी एक वज़ीर का नहीं होता बल्कि मजमूई तौर पर हुकूमत का और मुल्क का होता है। आलूदगी पूरी दुनिया का मसला है, मगर पाकिस्तान में जो वज़ीर बराह रास्त इस मामले से जुड़ी हुई हैं, उन्हें लगता है कि ये सब कुछ भारत की वजह से हो रहा है। और यही बात वज़ीर आज़म को भी बताई जा रही है। 31 अक्टूबर को वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने इस हवाले से ट्वीट किया कि ज़रताज गुल ने काबीना को बताया है कि लाहौर में होने वाली आलूदगी भारत में ख़राब माहौलियाती सूरत हाल और वहाँ फसलों को आग लगाने की वजह से हो रही है। मोदी की हुकूमत हर सतह पर नाकाम हो रही है और गैर जिम्मेदाराना हुकूमत एक लानत है। ये बात काबीना को वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने बताई। ये बात दुरुस्त है कि भारत भी फ़िज़ाई आलूदगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। भारत के कई शहर भी आलूदा तरीन शहरों में शुमार होते हैं। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में हालिया दिनों में इमरजेंसी लगी, लेकिन लाहौर में होने वाली क्या सारी आलूदगी का मलबा भारत पर डाला जा सकता है या अपनी जिम्मेदारियों से ये जान छुड़ाने के मुतरादिफ है? माहिरीन का कहना है कि भारत से आने वाली आलूदगी एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसकी दूसरी भी वजूहात हैं जो मुल्क के अंदर हैं, जिन्हें रोका जा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे माहिर माहौलियात और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डीन आदिल नजम से। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, ये आपका सब्जेक्ट है, आप इस पर पढ़ाते भी हैं, तहकीक भी करते हैं, लिखते भी हैं और आप लाहौर से भी हैं। तो सर, ये क्या सारी वजूहात हैं या कोई एक ही वजह है कि भारत की वजह से ये सारा का सारा स्मॉग हो रहा है, इसमें हुकूमत को कोई करने की ज़रूरत नहीं? इस मसले को मेरे ख्याल में जो इसके इर्द गिर्द गुफ्तगू है, वो जैसे आपने कहा कि जितने लोग उतनी बातें, और वो तमाम बातें दुरुस्त हैं, ऐसा नहीं है कि बातें गलत हैं, लेकिन हर शख्स, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो आम अफराद हों, कोशिश ये है कि मैं ये बताऊं कि ये किसी और का मसला है। अगर मैं हुकूमत में हूं तो या फिर पिछली हुकूमत का मसला है या दूसरे मुल्क की हुकूमत का मसला है या दूसरे मुल्क के लोगों का मसला है। अगर मैं अपने पोल्यूशन वाली जो है गाड़ी पे जो है जा रहा हूं तो साथ में तकरीर ये भी करूंगा कि जी असल में हुकूमत का मसला है। अगर मैं ब्रेक ले लूं तो मेरा मसला नहीं है, ये फैक्ट्री का मसला है। अगर मैं फैक्ट्री हूं तो फैक्ट्री का मसला नहीं है, गाड़ियों का मसला है। चीज़ ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हैं। और सब साथ में बताएगा, पिछली हुकूमतें भी दावे और बातें बड़ी करते थे, मगर ज़ाहिर साफ नज़र आता था कि उनकी तरजीह नहीं थी माहौल के हवाले से। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान तो बड़ी संजीदगी से बात करते हैं, अमली इक़दामात की बात करते हैं, दरख्त लगाने की बात करते हैं और मुख्तलिफ समिट्स में तकरीर करते हैं। माहौलियाती आलूदगी को वो बड़ा संजीदा लेते हैं, मगर जो वज़ीर उन्होंने लगाई हैं वो मुसलसल गैर संजीदा बयानात देती हैं, गैर संजीदा इक़दामात नज़र आते हैं। आपको लगता है कि इस हुकूमत की कोई अमली तौर पर संजीदगी है या ये भी बयानात की हद तक है गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह? देखिए, बयान पिछली हुकूमत भी देती थी, बयान ये वाले भी देते हैं और बयान हम लोग भी देते थे। मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 साल से मैं वही ट्वीट्स जो है ना वो बारी बारी हर साल उसी को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ना दिल बदला ना दिल के काम बदले। मसला भी वही है, सिर्फ मसला बढ़ता रहता है। तो मुझे तो नहीं नजर आता, मेरे ख्याल में उतनी ही संजीदगी है लाहौर की आलूदगी के बारे में जितनी संजीदगी है कराची की आलूदगी और कचरे के बारे में। बयान के हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये सिर्फ हुकूमतों का मसला नहीं है।
देखिए जब ये सीजन आता था ना स्मॉग का, लाहौर की आलूदगी तो सारे साल रहती है। ऐसा नहीं है कि लाहौर इन महीनों में आलूदा हो जाता है और बाकी महीनों में बड़ा खुशगवार होता है। इन महीनों में धुंध की वजह से वो जो मसला है वो हमारे सामने आ जाता है और उसमें हम फिर सारे वो जो नाराबाजी है वो शुरू हो जाती है। संजीदगी जो आएगी, देखें पिछली हुकूमतों ने भी अगर आप देखें तो कानून तो बनाए, हर चीज जो हम कर सकते हैं उसका जिक्र हो चुका है। हर चीज जो होनी चाहिए उसके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट या वो कोर्ट से आती थी या वो हुकूमत से आती थी, वो मौजूद है। जो चीजें हमें करनी है उसकी तरजीह और लिस्ट भी मौजूद है। आपके जो ब्रेक लेन्स हैं उसके बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी जो लाहौर की ट्रैफिक है, आप हुकूमत जो मर्जी कर रहे हैं, आप उस ट्रैफिक को अगर आप लाहौर गए हैं, अगर आप लाहौर की सड़क पे खड़े हैं, अगर वो ट्रैफिक उसी तरह रहेगी और वो गाड़ियां और मोटरसाइकिल और रिक्शा, खुसूसन जो डीजल की सवारियां हैं वो वही रहेंगी, तो आप जो मर्जी नारे लगा लें, साइंस तो नहीं तब्दील होगी। अब वो भारत से आ रहा है कि नहीं आ रहा, यकीनन कुछ ना कुछ आ रहा होगा और यकीनन हमारी कुछ ना कुछ हवाएं उधर जा रही होंगी, लेकिन उस पर नारा लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो ये पड़ेगा ना कि कुछ करे। बहुत शुक्रिया आदिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कुछ करेगी, बयानात की हद तक नहीं, संजीदा इकदामात की हद तक। कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। आदिल।